नमस्कार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम वियान चौधरी है। मेरे ज्योतिष गुरुजी पंडित संजय रथ हैं। आज मैं आमिर खान की सही कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। सही कुंडली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रो डेटा बैंक वेबसाइट में आमिर खान के 3 संभावित जन्म समय लिखे हुए हैं, जिनमें से 2 जन्म समय तो पूरी तरह से गलत हैं और 1 जन्म समय आमिर खान के सही जन्म समय के बहुत करीब है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के सही जन्म समय का ज्ञान ना हो तो हम उस व्यक्ति के बारे में जान के और उस व्यक्ति के जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ज्योतिष के नियमों से जांच के उस व्यक्ति के सही जन्म समय को निकाल लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ जांच पड़ताल करने के बाद मैं आमिर खान की सही कुंडली पे पहुंच पाया और आइए अब उस सही कुंडली का विश्लेषण शुरू करता हूं। आमिर खान की राशि कुंडली में लग्न मीन राशि का है और लग्न में नीच के बुध स्थित हैं। देखिए, हमारा शरीर, हमारे देह की बनावट, हमारी कदकाठी यानी हाइट, हमारा रूप, लुक्स, अपीयरेंस, हम दिखते कैसे हैं, हमारी त्वचा का रंग, कंप्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हम अपने लगन से देखते हैं। तो यदि नीच ग्रह लगन में हो तो आम तौर पे ऐसे व्यक्ति की हाइट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि नीच ग्रह ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं देता है। वैसे ही यदि उच्च ग्रह लगन में हो तो वो व्यक्ति की हाइट ऊंची देने का बल रखता है। तो क्योंकि आमिर खान के लग्न में जो ग्रह है वो नीच का है, इसलिए उनकी हाइट सिर्फ 5 फुट 5 इंच है। अब यदि हम आमिर खान के चेहरे के बारे में बात करें तो देखिए, बुध यदि किसी व्यक्ति के लगन में हो या बुध का किसी व्यक्ति के लगन पे प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, वो बहुत गुड लुकिंग होता है। और लगन का बुध जब चेहरे पे सौंदर्य देता है तो संभव है कि उस सौंदर्य में बच्चों वाली एक मासूमियत भी हो, क्योंकि बुध बच्चों के कारक ग्रह हैं। और क्योंकि बुध का युवा अवस्था से भी संबंध होता है, इसलिए बुध का प्रभाव जब लगन पे हो तो वो एक तरह का एजलेस फेस भी देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे उसकी उम्र उतनी नहीं झलकती जितनी होती है। और बुध यदि लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति का शरीर और उसकी त्वचा दोष रहित यानी फ्लॉलेस होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बुध यदि लगन में हो तो व्यक्ति की त्वचा शुद्ध सोने के समान होती है। यहाँ सोने से तात्पर्य ये है कि त्वचा की गुणवत्ता इतनी उत्तम होती है कि उसे सोने के समान माना गया है। करीना कपूर भी, जो अपनी खूबसूरती और अपनी त्वचा की गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं, उनके लगन पे भी उच्च बुध की राशि दृष्टि है। तो आमिर खान की युवा अवस्था की ये फ़ोटो यदि हम देखें तो इस फोटो में उनकी त्वचा की गुणवत्ता और उनका गुड लुकिंग चेहरा, ये साफ तौर पे बुध का उनके लगन में होना दर्शाता है। अब क्योंकि लगन में मीन राशि है और लग्नेश बृहस्पति दूसरे भाव में है, तो पहला आरूढ़ लगन तीसरे भाव में आता है, जहां आयुष उच्च अवस्था में राहु विराजमान है। आयुष उच्च अवस्था से तात्पर्य है कि केवल व्यक्ति की आयु के मामले में राहु उच्च अवस्था का फल देंगे। अब राहु के समक्ष 9वें भाव में केतु अपनी स्वक्षेत्र राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है और केतु की ये स्थिति आरूढ़ लगन को अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी है। और क्योंकि आमिर खान की छवि एक परफेक्शनिस्ट के तौर पे है, तो उनका आरूढ़ लगन तीसरे भाव में नहीं बल्कि 9वें भाव में है, क्योंकि परफेक्शनिज्म को केतु रूल करते हैं। अब यदि हम आमिर खान के विवाह के बारे में बात करें तो उनका पहला विवाह 18 अप्रैल 1986 यानी 1986 में हुआ। इस समय यदि हम देखें तो उनकी अंतर्दशा केतु की थी और नवांश कुंडली में केतु सप्तम भाव में होके केतु अंतर में विवाह होने की पुष्टि कर रहे हैं। आमिर खान का दूसरा विवाह 28 दिसंबर 2005 में हुआ। इस समय अंतर्दशा शनि की थी और शनि भी नवांश कुंडली के सप्तम भाव में होके इस दूसरे विवाह के होने की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस कुंडली में द्विसप्तति समदशा लागू होनी चाहिए थी, क्योंकि राशि कुंडली में सप्तमेश बुध लगन में है, मगर क्योंकि सप्तमेश बुध लगन में नीच के हैं यानी बुध कमज़ोर हैं, इसलिए उनमें इतना बल नहीं था कि कुंडली में द्विसप्तति समदशा लागू कर सकें, इसलिए नॉर्मल विंशोत्तरी दशा ही इस कुंडली में लागू हुई है। तो क्योंकि आमिर खान की नवांश कुंडली के सप्तम भाव में 2 ग्रह हैं, इसलिए इन दोनों ग्रहों ने पहला और दूसरा विवाह दिया। अब ये दोनों विवाह कितने वर्ष तक चले, उसके लिए आइए इन दोनों विवाहों की डिवोर्स डेट्स देखते हैं। आमिर खान का पहला विवाह अप्रैल 1986 यानी 1986 में हुआ और डिवोर्स 2002 में। 1986 से 2002 तक यदि हम गिनती करें तो ये विवाह लगभग 16 वर्षों तक चला। और आमिर खान का दूसरा विवाह दिसंबर 2005 में हुआ और डिवोर्स जुलाई 2021 में हुआ।
वर्ष 2005 लगभग पूरा ही निकल चुका था, इसलिए यदि हम 2006 से जुलाई 2021 तक गिनती करें तो ये विवाह अपने 15 वर्ष पूरे कर चुका था और अपने 16वें वर्ष में था। यानी हम कह सकते हैं कि ये विवाह भी लगभग 16 वर्षों तक ही चला। तो आप देखेंगे कि दोनों विवाहों की अवधि लगभग 16 वर्षों की ही थी और इन दोनों विवाहों की 16 वर्षों की ये समान अवधि हम नवांश कुंडली के 8वें भाव से आसानी से देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि आमिर खान की नवांश कुंडली के 7वें भाव में 2 ग्रह हैं जिन्होंने दोनों विवाह दिए, इसलिए इन दोनों विवाहों की अवधि 8वें भाव से निर्धारित हुई। किसी भी विवाह की अवधि विवाह देने वाले भाव से दूसरे भाव से होती है, यानी पहला विवाह जो 7वें भाव से देखा जाता है उस विवाह की अवधि 8वें भाव से देखी जाती है। तो 8वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो उसकी विंशोत्तरी दशा, या 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो 8वें भाव के स्वामी की विंशोत्तरी दशा आमतौर पे विवाह की अवधि दर्शाती है। उदाहरण के तौर पे यदि सूर्य नवांश कुंडली के 8वें भाव में स्थित हो या सूर्य 8वें भाव के स्वामी हो तो पहला विवाह आमतौर पे लगभग 6 वर्षों तक चलता है, क्योंकि सूर्य की विंशोत्तरी दशा 6 वर्षों की होती है। तो क्योंकि आमिर खान की नवांश कुंडली के 8वें भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है और 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति की विंशोत्तरी दशा 16 वर्षों की होती है, इसलिए आमिर खान के दोनों विवाह लगभग 16 वर्षों तक ही चले। एक और दिलचस्प बात इस नवांश कुंडली में ये है कि जैसा हमने जाना कि आमिर खान का पहला डिवोर्स 2002 में हुआ और दूसरा डिवोर्स 2021 में हुआ, इन दोनों वर्षों में आमिर खान राहु की अंतर्दशा में थे। इस नवांश कुंडली में राहु दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो 7वें भाव के लिए एक मारक भाव है, क्योंकि नवांश कुंडली का दूसरा भाव 7वें भाव से अष्टम में आता है। इसलिए आमिर खान के दोनों विवाह राहु की अंतर्दशा में ही टूटे। अब यदि हम उनके बच्चों के बारे में बात करें तो उनके बेटे जुनैद खान का जन्म 2 जून 1993 में हुआ, यानी 1993 में हुआ, और उनकी बेटी ईरा खान का जन्म 17 अगस्त 1997 में हुआ, यानी 1997 में हुआ। अपने बेटे के जन्म के समय आमिर शुक्र की अंतर्दशा में थे और अपनी बेटी के जन्म के समय आमिर चंद्र अंतर्दशा में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पुरुष की कुंडली में हम बच्चे पंचम भाव से देखते हैं, और आमतौर पे यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही हो तो ये संभव होता है कि एक बच्चा पंचमेश दे और दूसरा बच्चा पंचमेश का उच्चनाथ दे। यानी अगर मैं आमिर खान की ही कुंडली से आपको समझाऊं तो क्योंकि आमिर खान की कुंडली में पंचमेश चंद्र पंचम भाव में ही है, इसलिए एक बच्चा पंचमेश चंद्र ने दिया और दूसरा बच्चा पंचमेश चंद्र के उच्चनाथ शुक्र ने दिया। क्योंकि चंद्र शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए शुक्र चंद्र के उच्चनाथ हैं। तो क्योंकि पंचम भाव में चंद्र एक फीमेल ग्रह हैं, इसलिए उन्होंने आमिर को एक बेटी दी, और वैसे शुक्र भी फीमेल ग्रह ही हैं, मगर क्योंकि शुक्र राहु के साथ परिवर्तन में है, इसलिए इस परिवर्तन के कारण बेटी की जगह आमिर को बेटा हुआ। आमिर खान की नवांश कुंडली के बारे में मैं बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस नवांश कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बुध भी हैं, और बुध अंतर्दशा नवंबर 2024 से शुरू होने वाली है। इस ज्योतिष नियम के बारे में मैं अभी कुछ और नहीं कहूँगा, और आशा करता हूँ कि जिनको नवांश कुंडली का ज्ञान है वो भी इस नियम के स्पष्टीकरण को अपने तक ही सीमित रखें, और सही समय आने पे इस नियम का स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक नए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये था आमिर खान की कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरी वेबसाइट www.vianastrologist.com पे जा सकते हैं। धन्यवाद।